यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। भारत में यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। पूंजीवादी सामंत अर्थव्यवस्था पूंजीवादी सामंती अर्थव्यवस्था में समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थे। 1500 ईस्वी के पश्चात विकास से घनिष्ठ रूप से संबंध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित है। घनिष्ठ रूप से संबंध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित है। इसे कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था, जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को निगल रहा था। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुआ जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था। भारत के ग्रीक, यूनान और रोम, इटली के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात से ही व्यापारिक संबंध थे। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो 1254 से 1324 ईस्वी, जिसने चीन की यात्रा की के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि की। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया। वहां से इन्हें स्थल मार्गों से जिनेवा और वेनिस पहुंचाया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वह स्वेज नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों को जोड़ा गया था। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसका स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं से 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। 15वीं शताब्दी से अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद भी मुहैया की।
पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देश में प्रमुख हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कंपास, खगोलीय प्रक्षेपणशाला, बारूद इत्यादि जैसे प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश, कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकताएं, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद के स्थापित होने के कारणों ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। पुर्तगाली इस सीरीज में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को द गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे, लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को द गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूर्व में यूरोपीय शक्तियाँ सीधे औपनिवेशीकरण से सीधे प्रभावित किया। यूरोपीय शक्तियाँ सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीकी एवं अस्त्र, बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों का मंतव्य। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छिपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाई में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौबोधों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किया, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्यवाही की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहाँ शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवहनी पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाज़ों के मालिकों का संबंध है, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर व्यापार पर वर्चस्व कायम किया हुआ था, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबर भी नहीं कर सके। भारत आगमन के विवरण। वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस इटली का एक राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूर्व से वस्तुएं यूरोपीय बाजार में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से मुस्लिम एकाधिकार बनाए रखा और परिणामस्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणामस्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो दियास नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को
केप ऑफ गुड होप कहा गया। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट आया और उसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को द गामा भारत पहुंचा। वास्को द गामा के लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ब्राज़ील का खोजी के नेतृत्व में बार्थोलोम्यू डियास के साथ 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा, लेकिन कैब्रल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्रल ने कोचीन और कैन्नौर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। वह काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। पुर्तगाली और जमोरिन। वास्को द गामा अक्टूबर 1503 में कालीकट आया। व्यापार एवं वीजा हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों की तरियों पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्व को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। वितोरियो ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहाँ से नौसैनिक बड़े बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया तब पुर्तगालियों ने वहाँ गोलाबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया एवं कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर द्वीप पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए और जिसे एस्तादो दी इंडिया के नाम से जाना गया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1509 में प्रारंभ हुआ जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, आरमुज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अंजादीवा, कोचीन, कैन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। वेनिस के घटते व्यापार पर नज़र रखते हुए जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। डी अल्मीडा जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से द्वीप से हटाकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मीडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मीडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला लिया। विस्तार की रणनीति। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मीडा का स्थान लिया के पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना
चाहता था। उसने पुर्तगालियों के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की रही। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 ईस्वी में भारत आया। 1509 ईस्वी में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे एवं दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी और दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। 1515 ईस्वी में मलक्का और कुर्मुस ईरान में पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। गोवा पर कब्जा 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पतन था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। मलक्का पर 1511 ईस्वी में पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगु इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए गए। 1518 ईस्वी से पुर्तगालियों ने चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की। पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 ईस्वी में चाउल, 1532 ईस्वी में दीव, 1534 ईस्वी में सालसेट और बेसिन, 1536 ईस्वी में क्रेगा नोर तथा मैंगलोर, होन्नावर, भतकल, कन्नौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मछलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों में वे वस्त्रादि वस्तु इकट्ठा करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागापट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागापट्टनम के उत्तर में स्थित सैंथोम मैलपुर में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान के बुंदेल में भी कारखाने खुले। 16वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा। 1506 ईस्वी में मसालों के लाभदायक व्यापार को राजाओं ने अपने अधिकार कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए भी जान से भीड़ पड़े। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाज़ों में कई तरह से पैसा वसूल किया जाता था। इनमें प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए भी पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तट में सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिम भारत से टाफ्टा, एक प्रकार का कपड़ा, चिंटस इत्यादि
इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। जटामांसी बंगाल में लाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किए जाते थे। भारत में पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजेडो प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मन, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसालों के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता रहा और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरिजा संबंधी प्राधिकारों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त वेडोर दा फजेडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव से सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शिता प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। वायसराय नीनो दा कुन्हा भारत में नीनो दा कुन्हा का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 इसमें कार्यभार संभाला, भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंप कर उनसे मदद ली। उसने उन्हें द्वीप में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। नीनो दा कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव वृद्धि करने का भी प्रयास किया। गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों के संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया, क्योंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया। बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान बहादुर को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और मार दिया गया। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसके निहितार्थ। उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया। हालांकि भारत में वाणिज्यिक हित धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किया। अकबर एवं पुर्तगाली। पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारियों से उस समय मिला जब उसने 1572 में कैबिक का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की, जब एंटोनियो कैब्रल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी और उसने फादर जूलियन परेरा विकार चर्च में पुजारी जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, भी उसके सभी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया।
जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसका उत्कट जिज्ञासा को शांत करे। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्साहपूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इस शासक को और साथ ही उसके दरबार एवं लोग को ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी रोडल्फो एक्विला और एंटोनियो मॉन्सर्रेट फतेहपुर सीकरी पहुँचे, जो 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा। तीसरी मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। मिशनरीज न तो अकबर और उसके दरबार और न ही उसके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम भविष्य में जहांगीर दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा, जबकि अकबर अपनी परेशानियों से उबारने के लिए पुर्तगाली बंधुओं को उधार लेने पर विचार कर रहा था। उसका बेटा राजकुमार सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावों या बहानों को छोड़ देते हुए अकबर सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रतापूर्वक मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों या स्पेन वासियों, जैसे कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा था, के अनधिकृत एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। जहांगीर और पुर्तगाली राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जेसुइट फादर से की इस प्रकार उपेक्षा करके जैसा वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था। मुसलमान को शांत किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान बपतिस्मा आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितने ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक चर्च रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता दी गई। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आशावान हो उठे। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट संतों के जीवन के लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा था। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। अंग्रेजों के प्रति शत्रुता। मुकारब खां, जो एक अच्छे खिलाड़ी और जहांगीर के घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जैसा कि पदस्थ वायसराय पुर्तगालियों से नहीं आया था। वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गया। वह अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम एक प्रार्थना पत्र लाया।
कैप्टन हॉकिंस की यात्रा फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुई। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहतर आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छी प्रकार जानता था, उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया। हॉकिंस ने आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी किया। मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव। हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों को बड़ी व्यापार सुविधा प्रदान करने को गोवा की वायसराय डॉन मेंडोजा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इसे शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कहा। भारत ने पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोजा ने मुगल दूत मुबारक खान से मिलने से मना कर दिया। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों को एवं उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोजा ने फादर पिनहेरो को औपचारिक आधार पर मुबारक खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पतन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यथित हॉकिंस ने 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई। अंग्रेजों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेज जहाज ड्रैगन के एक छोटे जहाज ओसियंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। वी स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 इंपीरियल जहाज़ों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया और सामान को लूट लिया। जहांगीर की मां की इस सामान में गहरी रुचि थी और इससे करोड़ों रुपये की जपत लगी थी। उस शाही जहांगीर ने मुबारक खां, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। शाहजहां एवं पुर्तगाली। यह शाहजहां का शासनकाल था, हालांकि जिसे मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों को हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार और मुगल भारत के लोगों का ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा गद्दी संभालने से पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की जानकारी थी। तब जब उन्होंने रानी मुमताज महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया। पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम। 1498 ईस्वी वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की। 1503 ईस्वी पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। 1505 ईस्वी पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया। फ्रांसिस्को अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। 1511 ईस्वी पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 ईस्वी पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु 1515। 1530 ईस्वी पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। 1535 ईस्वी पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1559 ईस्वी पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया। 1566 ईस्वी पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता।
1596 ईस्वी डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया। 1612 ईस्वी सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। 1641 ईस्वी मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। 1659 ईस्वी पूर्व श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। 1663 ईस्वी मालाबार के सभी दुर्गों को डच ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। पुर्तगालियों की गतिविधियां 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर 1663 ईस्वी मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। इस प्रकार पुर्तगालियों पर डच के बाद फ्रांसीसी के बाद अंग्रेज, इस पर इन लोगों का आगमन हुआ। पुर्तगालियों की गतिविधियां 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में सदगांव से थोड़ी दूरी पर था, और वहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उनके व्यापार को सदगांव से नई पतन हुगली की ओर प्रवासित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रहण में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर या बंदी बनाकर क्रूरदास व्यापार में भी शुरू किया। हुगली पर अधिकार 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यह किला नहीं था, न तो दीवार थी और न ही पर कोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पूछता था, जो व्यापार जो ज़्यादा महत्व का नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खां को 1,50,000 की सेना के साथ पुर्तगालियों बस्ती पर हमला करने को कहा गया। ठीक 3 महीने तक 14 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके पश्चात वह भाग खड़ा हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वह व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्हें 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे खत्म हो गया। पुर्तगालियों का पतन 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूरब में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हो गई। पुर्तगाल के अंदरूनी मामले ने उसकी शक्ति कमजोर की। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपना हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सकें। पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मांध थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया। विक्टोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों उत्तरी अफ्रीका, दीव दमन, गोवा, तिमोर और माकाओ तक ही सीमित रह गया। भारतीय सैनिकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता। उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्हें डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारी शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। ब्राजील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के
रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। डच आगमन एवं गतिविधियाँ। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारी संगठन और तकनीकी तथा जहाज बनाने में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का था और इसे खेने के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाज़ों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया। डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था। डचों की व्यापारी कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारी संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 ईस्वी में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुआ। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनः निर्यात व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बांताम पहुंचा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिनिज्ड ओस्ट इंडीज कंपनी (BOC) की कुल आरंभिक पूंजी 6500 गिल्डर थी। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था। भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना। डचों ने अंग्रेज फ्रांसीस अन्य यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली को देखते हैं। 1486 ईस्वी पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियास का केप ऑफ गुड होप उत्तमांश अंतरिक्ष तक पहुंचना। 1498 ईस्वी पुर्तगाली नाविक यात्री वास्को डी गामा का भारत के कालीकट बंदरगाह में आगमन। 1501 ईस्वी वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा। 1503 ईस्वी पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क का भारत में आगमन। 1510 ईस्वी अल्बुकर्क ने गोवा के बीजापुर से छीना। 1530 ईस्वी पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित। 1534 ईस्वी पुर्तगालियों को नीनो डा कुन्हा के नेतृत्व में गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन की प्राप्ति। 1599 ईस्वी स्थल मार्ग से अंग्रेज साहसी व्यापारी मिल्डेनहाम का भारत में आगमन। 1599 ईस्वी अंग्रेज व्यापारी कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स की स्थापना। 1602 ईस्वी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1615 ईस्वी थॉमस रो का जहांगीर के दरबार में आगमन। 1661 ईस्वी पुर्तगाल ने बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को दिया। 1664 ईस्वी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना।
1690 ईस्वी जाबचा नाग द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना। यूरोपीय वाणिज्य के आधार से संबद्ध व्यक्तित्व वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री जो समुद्र मार्ग उत्तमाशा अंतरिक्ष से 1498 ईस्वी भारत के अलीगढ़ बंदरगाह पर उतरा। पेड्रो अल्वारेज कीप्रोल, पुर्तगाली यात्री जो 1500 ईस्वी भारत पहुंचा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, द्वितीय गवर्नर। नीनू डा कुन्हा, पुर्तगाली गवर्नर जिसने राजधानी परिवर्तन 1530 ईस्वी में कोचीन से गोवा में किया था। मार्टिन अल्फांसो डी सूचा, पुर्तगाली गवर्नर जिसके साथ प्रख्यात जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। कासिम खान, मुगल सरदार जिसने 1631 ईस्वी में हुगली तट पर पुर्तगालियों को हराया था। जॉन मिल्डन हॉल, साहसी अंग्रेज व्यापारी जो स्थल मार्ग से 1599 ईस्वी में भारत आया। कैप्टन हॉकिंस, अंग्रेज यात्री जो जहांगीर दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचा था। कैप्टन बेस्ट, अंग्रेज यात्री जिसने सूरत के निकट पुर्तगालियों को 1612 ईस्वी में हराया था और उसके बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति दी। जाबचा नाग, कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक। थॉमस रो, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था जो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी से 1618 ईस्वी की अवधि में रहा और साम्राज्य की विभिन्न भागों में कंपनी के लिए अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। चार्ल्स आयर, कलकत्ता में फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक। जॉन चाइल्ड, अंग्रेजी कंपनी का अधिकारी जिसने पश्चिमी तट पर मुगल राज्य पर कब्जा कर लिया था और बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब से माही फारूक सीजर मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजी व्यापारियों कंपनियों को 17 ईस्वी में फरमान दिया। विलियम नॉरिस, अंग्रेजी कंपनियों का दूत जो मुगल शासक औरंगजेब के पास व्यापारिक सुविधाओं की प्राप्ति हेतु गया था। फ्रैंको मार्टिन, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रांसिस डे, मद्रास का प्रसिद्ध अंग्रेज संस्थापक। शोभा सी, बर्धमान का जमींदार जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह 1690 के दशक में किया था। भीमा जी पारिख, अंग्रेजी कंपनी का मध्यस्थ व्यापारी जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस के प्रसार हेतु विशेष प्रयास किया था। फादर मार्सरेट, मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम पुर्तगाली शिष्टमंडल का अध्यक्ष। जॉन सरमैन, मुगल सम्राट फारूक असगर से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व। करोन फ्रैंको, भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना। फ्रांसीसी गैरोल अंगियार, मुंबई का वास्तविक अंग्रेज संस्थापक। यूरोपीय वाणिज्य के आरंभ से संबंध स्थल। कालीकट, केरल में स्थित मालाबार तटीय बंदरगाह जहाँ वास्को डी गामा पहली बार 17 मई 1498 को उतरा था। कोचीन, केरल में स्थित बंदरगाह जो भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी थी। गोवा राज्य जो पुर्तगालियों का भारत में सर्वप्रमुख केंद्र रहा। सैंट थोम, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल। पुलिकट, तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह जो भारत में डचों का सर्वप्रमुख केंद्र रहा। सेंड्रास, मद्रास से दक्षिण में स्थित बंदरगाह जो डचों का केंद्र था। बेदरा की युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को हराया था। स्वाली, सूरत के निकट अवस्थित जहां कप्तान बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। हरिहरपुर, उड़ीसा में अवस्थित जहां 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। सुतानती, कलिकाता व गोविंदपुर इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना हुई थी। त्रैकोम्बर, तमिलनाडु में स्थित जहां डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। श्रीरामपुर, बंगाल में स्थित जहां डेनिसों ने 1676 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। पांडिचेरी, भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो कोरोमंडल तट पर है। चाउल, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर अवस्थित जहां पुर्तगाली व्यापारी केंद्र था। पटना, बिहार राज्य की राजधानी जो सोने के उत्पादन के कारण प्रसिद्ध था और यह डचों की फैक्ट्री स्थापित की। चटगांव, वर्तमान बांग्लादेश में स्थित जिसे पुर्तगाली हतंदक चवत्तज कहते थे। कन्नूर, मालाबार तटीय क्षेत्र में स्थित जहां वास्को डी गामा ने 1501 ईस्वी में अपने फैक्ट्री खोली। पुर्तगाली
पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा की 1498 में भारत पहुंचने की समुद्री मार्ग की खोज ने भारतीय इतिहास के मार्ग एवं दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। दूसरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी ने दूसरे पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मीड़ा 1505-1509 के स्थान लिया। उसने बीजापुर सुल्तान से गोवा हासिल किया। पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर सामरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया गया और अपने देशवासियों को भारतीयों की चिंता करने को प्रोत्साहित किया। हालांकि उसने मुसलमानों को उत्पीड़न किया। पुर्तगालियों द्वारा अपनाई गई धार्मिक नीतियों ने उन्हें बदनाम किया, जैसा कि उन्होंने पूर्व में मुसलमानों को सताया। उत्तरी अफ्रीका में मुर्श के खिलाफ अपने धार्मिक युद्ध के अतिरिक्त मुगल शासकों, विशेष रूप से अकबर और जहांगीर, जो स्पष्ट रूप से इच्छुक जान पड़ रहे थे, को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में जेसुइट असफल हो गए। भारत में पुर्तगाली शक्तियों के पतन के प्रमुख कारण थे मिस्र, पर्सिया और उत्तरी भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय। जेसुइट मिशनरियों की गतिविधियों से उत्पन्न राजनीतिक भय और उत्पीड़न के प्रति घृणा, जिसने पुर्तगाली आध्यात्मिक दबाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न की। अंग्रेजी और डच वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं के उत्थान ने पुर्तगाली सर्वोच्चता को चुनौती दी। भारत में पुर्तगाली प्रशासन की समुद्री डकैतों और प्रच्छन्न व्यापार गतिविधियों के साथ व्यापक भ्रष्टाचार, लालसा एवं स्वार्थ सिद्धि। ब्राज़ील की खोज के कारण पुर्तगालियों का औपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षा का पश्चिम की ओर दिक परिवर्तन। भारतीय वाणिज्य पर पुर्तगालियों का प्रभाव था। काली मिर्च, शस्त्रास्त्र, गोला बारूद तथा घोड़े के व्यापार पर पुर्तगाली शाही एकाधिकार। दूसरा, अन्य वस्तुओं के व्यापार हेतु जहाज़ों के लिए पुर्तगाली का आर्टिजन अनुमति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य था। 3, पूर्व अथवा अफ्रीका की ओर जाने वाले जहाज़ों पर गोवा से होकर जाने के लिए दबाव। कार्टेज अनुमति का अर्थ है समुद्र में जहाज़ों को ले जाने के लिए अनुमति पुर्तगालियों से लेना पड़ता था। पुर्तगाली अनुमति नहीं लेने पर पुर्तगालियों द्वारा जहाज को डुबो दिया जाता था। निषिद्ध माल के व्यापार में लगे संदेहात्मक जहाज़ों की तलाशी पुर्तगालियों द्वारा आरंभ। एशियाई व्यापार के प्रचलित तौर तरीकों में मामूली परिवर्तन। गुजराती एवं अरबी व्यापारियों का चावल, चीनी, मसाला, रेशम आदि के व्यापार पर अधिकार बरकरार। भारत जापान व्यापार की शुरुआत। जापान में तांबा और चांदी का आगमन। 7, पुनर्जागरण प्रेरित तकनीक का भारत आगमन पुर्तगालियों द्वारा नहीं। मध्य अमेरिका से आलू, मक्का, तंबाकू इत्यादि का भारतीय वाणिज्य में प्रवेश। डच। दूसरी यूरोपीय शक्तियों जैसे अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों की तुलना में भारत में डचों की उपस्थिति थोड़े समय की थी। नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1602 में हुई और यह व्यापक वित्तीय संसाधनों और राज्य संरक्षण के कारण पूरब में अपना प्रभाव फैलाने में सफल हुई। डचों ने पूरी 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के प्रभाव को हटाकर पूरब में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। भारत में डच की मुख्य कारखाने मछलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616, बीमलीपट्टनम 1641, करिकास 1645, चिंसूरा 1653, कासिम बाजार, बड़ा नागौर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1658 और कोचीन 1663 में थे। अंग्रेज डच प्रतिस्पर्धा में डच के पराजय एवं उनका ध्यान मलय द्वीप समूह की तरफ केंद्रित होने से भारत में डच शक्ति के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। डच का व्यापारिक घटनाक्रम। 1581 ईस्वी डचों ने स्पेन से स्वतंत्रता की प्राप्ति। 1602 ईस्वी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। पुर्तगालियों को बेंटम में पराजित किया। मलक्का के द्वीपों पर अधिकार। 1602 ईस्वी पुर्तगालियों को अम्बोइना द्वीप में पराजित किया। 1609 ईस्वी हॉलैंड एक्सचेंज बैंक की स्थापना। 1614 ईस्वी क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना। 1619 ईस्वी जकार्ता पर अधिकार और प्रसिद्ध राजधानी बाटावलिया की स्थापना। 1632 ईस्वी बंगाल के हुगली से पुर्तगालियों को बाहर किया। 1641 ईस्वी मलक्का पर पूर्ण अधिकार की स्थापना। 1658 ईस्वी
श्रीलंका से पुर्तगालियों को बाहर किया। 1663 ईस्वी कोचीन पर अधिकार कर पुर्तगालियों की शक्ति को सीमित कर दिया। अंग्रेज ड्रेक की पूरे विश्व की यात्रा और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शक्तिशाली स्पेनी आर्मदा पर अंग्रेजी की विजय जैसी दो घटनाओं ने ब्रिटिश वाणिज्यिक उद्यम को बढ़ावा दिया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी चार्टर ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला नाम शीर्षक दी गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। कैप्टन थॉमस वेस्ट के पुर्तगालियों पर 1612 में विजय के साथ अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। तत्पश्चात सर थॉमस ने आगरा, अहमदाबाद एवं बड़ौच में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मुगल सम्राट जहांगीर से प्राप्त कर ली। पुर्तगाली दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई प्रांत करने से यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया तथा चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के नाम मात्र के वार्षिक किराए पर अंग्रेज कंपनी को दे दिया। पूर्वी तट पर अंग्रेजों के मुख्यालय के तौर पर मछलीपट्टनम को पोर्ट सेंट जॉर्ज सहित मद्रास से प्रतिस्थापित कर लिया गया। जब मद्रास को चंद्रगिरी के प्रमुख ने 1639 में अंग्रेजों को सौंपा। कलकत्ता शहर का जन्म बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त तीन गांवों सुल्तानती, गोविंदपुर और कलिकता के विकास से हुआ। किलेबंद बसावट का नाम फोर्ट विलियम 1700 रखा गया और यह 1911 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति का स्थान बना रहा। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान ने बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कंपनी के लिए महत्व विशेषाधिकार सुनिश्चित हुए। फ्रांसीसी लुई 14वें के योग्य मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैंपेन डेग्स इंडेस ओरिएंटेड की नींव रखी। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय के तौर पर विकसित किया। इसकी अनुमति फ्रैंकोइस मार्टिन मछलीपट्टनम कारखाने का निदेशक को वलीकोंडापुरम गवर्नर शेर खान लोदी द्वारा 1673 में प्रदान की गई। यद्यपि फ्रांसीसियों को डच एवं अंग्रेजों की विपरीत समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनकी कंपनी को 1720 में परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडिया के तौर पर स्वीकार किया गया। लेनोइर और डुमास ने भारत में 1720 और 1742 के बीच फ्रांसीसी शक्ति को सुदृढ़ किया और बंगाल, कोरोमंडल एवं मालाबार तट में अन्य कारखानों की स्थापना की। सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। अपने अपने वाणिज्यिक हितों के संरक्षण एवं विस्तार की आवश्यकता ने भारत में अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी कंपनियों को सर्वोच्चता की लड़ाई लड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। कर्नाटक एवं यूरोप में राजनीतिक घटनाओं ने उन्हें अपने दावे करने का बहाना प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। 1740 में शुरू हुए कर्नाटक युद्ध यूरोप में आंग्ल फ्रांसीसी शत्रुता का विस्तार था और इसकी समाप्ति 1740 की एक्सला-शापिल की संधि से हुई। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध की भांति अनिर्णित रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों के मुकाबले दक्षिण भारत में फ्रांसीसी स्थिति को कमजोर किया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 मांडीवास की युद्ध 1760-61 के लिए जाना जाता है, यूरोप में संघर्ष की एक गुंज थी। इसने भारत में फ्रांसीसियों के राजनीतिक भविष्य पर रोक लगा दी और अंग्रेजों को दक्षिण भारत का स्वामी बना दिया। फ्रांसीसी असफलता के कारण यद्यपि भारत फ्रांसीसी के पास कुछ असाधारण रूप से कुशाग्र नेतृत्व था, वे अपने नेताओं विशेष रूप से काउंट डी लाली की तरफ से की गई कुछ सामरिक भूलों के कारण अंग्रेजों से पराजित हो गए। अन्य कारणों में फ्रांस के सम्राट की असंगठित नीति, फ्रांसीसियों के लिए वाणिज्यिक प्रेरणा का अभाव, अंग्रेजी सरकार का मजबूत समर्थन, उनका बेहतरीन वाणिज्यिक आधार शामिल है, जिन्होंने फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों की विजय सुनिश्चित की।